So well, in this video, we are going to study about the speed of transverse waves in a stretch string. So हमारा जो topic of discussion रहेगा वो रहेगा अब speed of transverse wave in a stretch string. यदि एक खींची हुई तार है उसके बीच में से यदि ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवल करती हैं तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमारा विषय वस्तु रहेगा बातचीत करने के लिए। हम बात करें कि जो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव जो होती है, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, इज डिटर्मिन्ड बाय द रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप। एक तो ये दो पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। हमने प्रीवियस आर्टिकल में यही पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ द मैकेनिकल वेव जो है इट डिपेंड्स ऑन द टू पैरामीटर्स, वन इज द इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड द इनर्शियल प्रॉपर्टीज, राइट। ये दो पैरामीटर पर डिपेंड करेगी, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी और एक इनर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है दिस इज द पार्ट ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज, राइट, एंड द लीनियर मास डेंसिटी इज द पार्ट ऑफ द इनर्शियल प्रॉपर्टीज, राइट। सो आगे है कि जो हम यहाँ लिखते हैं कि जो स्पीड ऑफ द, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, speed of mechanical wave depends upon, मैकेनिकल वेव की स्पीड जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। कौन कौन सा? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर वन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, और दूसरा ये डिपेंड करेगी इनर्शियल प्रॉपर्टीज, दूसरा डिपेंड करेगी इनर्शियल प्रॉपर्टीज। अब यदि आपके पास एक खिंची हुई स्ट्रिंग है, तार है, ओके, तो उसमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगी वो होगी टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो इट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी का पार्ट होगा और इसमें जो लीनियर मास डेंसिटी होगी, लीनियर मास डेंसिटी, ये किसको कंट्रोल करेगा? इनर्शियल प्रॉपर्टीज के पार्ट को कंट्रोल करेगा। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? आप एक लाइन ले लीजिए और इस लाइन के ऊपर कितना मास है, जो आपने एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चूज की है उसका मास कितना है, वो हो जाएगी लीनियर मास डेंसिटी। तो इसको हमने लिखना, मैथमेटिक्स लिखना, तो कैसे लिखेंगे? लीनियर मास डेंसिटी को हम म्यू से लिख दें। ये लिया आपने लेंथ और ये उसका मास, सिंपल सी बात है। आप देख लें कि इसको लिखना कितना आसान है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस चीज़ को कन्वर्ट करना कितना आसान है। एंड टेंशन क्या होती है इसको भी आपने सीखना है। टेंशन एक फोर्स होता है, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक फोर्स है, पर जब फोर्स धागे में है तो उसका नाम, उसी फोर्स का नाम टेंशन हो जाता है। तो टेंशन इज द टेंशन, इट इज द फोर्स इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, फोर्स, it is force in the stretched string, it is force in the stretched string। एक खिंची हुई जो तार है उसके बीच में जो बल लगेगा उसको हम टेंशन का नाम देते हैं। जब हमने टेंशन कहा तो इसका मतलब आप किसी धागे में किसी खिंचाव वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको सेंस करना है। तो हम ये देखें कि हमारी बात है, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हमने यदि एक धागे में, एक तनी हुई तार के बीच में यदि ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है तो उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यदि हमें वेलोसिटी को निकालना है तो the speed of the transverse wave is directly related to the elastic properties। तो ये जो स्पीड होगी this is directly related to the elastic properties, elastic properties, okay, and it is inversely related to the inertial properties, it is inversely related to the inertial properties। ये इन्वर्सली रिलेट करता है इनर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ। सो हम ये कह सकते हैं कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं दैट इज दीज आर कंट्रोल्ड बाय द टेंशन,
एंड द इनर्शियल प्रॉपर्टीज आर कंट्रोल्ड बाय द लीनियर मास डेंसिटी। तो यदि हमने इसकी डेरिवेशन निकालनी हो, इफ वी हैव टू गो फॉर द डेरिवेशन कि जी वेलोसिटी का रिलेशन कैसे निकलता है, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी कैन डू इट। An exact formula for this for the wave speed on the string can be derived, but it is beyond the scope of your book। पर ये आपके बुक आपके सिलेबस में ना होने की वजह से हम इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका है जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है कि डायमेंशनल एनालिसिस के की हेल्प से हम जो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। वी ऑलरेडी नो द डायमेंशन एनालिसिस अलोन कैन नेवर यील्ड द एग्जैक्ट फार्मूला। पर इसमें से एक समस्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि हम इससे एग्जैक्ट फार्मूला नहीं निकाल पाते। सो द ओवरऑल डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो होते हैं वो हमेशा अनडिटर्मिन्ड रह जाते हैं, उसकी वैल्यू हम रियल वैल्यू जो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी वी विल ट्राई टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। इसके लिए आपको मेरे साथ अब अगले पेज पर चलना होगा। देखिए, हम यदि लिखें कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस अब हम यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि जो वेलोसिटी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके होगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। पिछले पेज का काम है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, एंड दीज इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन द स्ट्रिंग आर कंट्रोल्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग and the inertial properties inversely proportional to the inertial properties of the string. तो inertial properties are controlled by mu। ओके, सो हम यहाँ लिखते हैं कि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटा देते हैं, पर पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। हमने कहा कि जो टेंशन है ना ये फोर्स ही होता है स्ट्रिंग में, तो इसके जो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ये फोर्स के हो जाएंगे और फोर्स डिवाइड बाय म्यू हो जाएगा। तो फोर्स का फार्मूला होता है इट इज़ एम ए हो जाएगा और ये है मास, दिस इज मास अपॉन लेंथ, राइट। सो वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट यहाँ लिख लीजिए और ये आ जाएगा आपके पास एम ए अपॉन एम, एल ऊपर चला जाएगा, एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद सी टाइम। अब एक्सेलरेशन के हो जाएंगे आपके पास एल टी -2 और ये लेंथ हो जाएगी। ओके, सो वी कैन राइट नाउ जो वेलोसिटी के जो डायमेंशनल यहाँ बन रहे हैं वो बन रहे हैं एल की 2 एंड टी की -2। पर ये तो गलत लग रहा है, बिकॉज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर एल टी -1। व्हाट डज दिस मीन, ये आपको एक हिंट देता है कि यदि हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन पर या इन डायमेंशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो और सी को हम 1 पुट कर लेते हैं। इफ़ बी टेक सी का जो कांस्टेंट का है वैल्यू है उसको हम 1 पुट कर दें। ओके, सी को यदि हम 1 पुट कर दें, इफ विल टेक सी इज इक्वल टू 1 एंड वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू कर दें तो क्या होगा। अब आप पुट करिए जरा, अब डायमेंशन आपके पास आए एल टू टी -2 एंड दिस इज नाउ एल टी -1। तो अब आप समझ गए हैं कि हमारा जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का फार्मूला क्या हो जाएगा, टी अपॉन म्यू, दैट इज टेंशन अपॉन द लीनियर मास डेंसिटी। सवाल ये है कि हमने जो वेलोसिटी का फार्मूला भी देखा, हमने देखा कि ये बड़ी मज़ेदार बात है, इसको पढ़ना है हमने। नोट दैट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द स्पीड नाउ वी इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, एक टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी। पर इससे पीछे भी हमने अभी तक एक एक्सप्रेशन किया है टी, उसकी हम बात करते हैं। जो टी है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक खिंची हुई स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है एंड दिस इज अराइजिंग ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। जैसे बाहर से बल लगता है तो धागा खिंच जाता है, स्ट्रिंग खिंच जाएगी। सो
बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेव लेंथ और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इटसेल्फ। ये ना तो वेव लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हालांकि हमने इससे पहले एक्सप्रेशन पढ़ा है पिछले आर्टिकल में, v इज इक्वल टू न्यू टाइम लैम्डा, तो उसकी तो कहीं फंक्शनल डिपेंडेंस आई ही नहीं है। तो व्हाट अबाउट दिस? ओके, सो इन हायर स्टडीज you will come across the wave whose speed is not independent of the frequency of the wave। जब आप आगे चलेंगे, फिजिक्स को आगे आगे लगातार कैरी करेंगे आप अगली क्लासेस में, तब आप देखेंगे कि जो स्पीड है दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, राइट। सो ऑफ द टू पैरामीटर जैसे लैम्डा और न्यू, ये इन दो पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं। द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जनरेटेड। जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है वो फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करता है। एंड गिवन द स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम, जो मीडियम में जो वेव की स्पीड होगी एंड द फ्रीक्वेंसी देन फिक्सेस द वेवलेंथ। तो ये तीनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उसका जो रिलेशन रहता है बी इज इक्वल टू न्यू टाइम लैम्डा रहता है। सो जब तक आप आगे के टेक्स्ट तक नहीं पहुंचते, यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, वेयर T is the tension in the stretch string and mu is the linear mass density। तो NCERT बहुत अच्छे तरीके से आपको सबसे पहले समझाने के लिए एक टेक्स्ट बनाता है और उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम करवाने के साथ एक ट्रेंड भी करता है कि आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो हम इसका अब एप्लीकेशन पार्ट समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वो एप्लीकेशन पार्ट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसके ऊपर अपना हम ध्यान लगाते हैं। सो ये रही आपकी application of this text with the help of example number ये रहा example हमारा 15.3। so on the basis of the example number 15.3 एक स्टील वायर आपके पास, क्योंकि हमने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की ही बात की है और वो जो स्ट्रिंग है, वो जो वायर है, उसका जो लेंथ है वो 0.72 मीटर है। आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। हमने ये देखा कि ये जो यूनिट है वो SI यूनिट्स में है, जो लेंथ है वो SI यूनिट्स में है। आगे इसका जो मास है दिस इज़ 5.0 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम, दिस इज़ ऑल्सो इन SI यूनिट्स, तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। इफ़ द वायर इज़ अंडर द टेंशन, ये देखिए टेंशन भी जो 60 न्यूटन है वो भी SI यूनिट्स में है, तो हमें यूनिट्स के बारे में कोई बड़ी की बात नहीं है। हमने निकालना है कि स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ द वायर ऑन द वायर, दो वायर पर जो ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये भी आप ध्यान से देखें, हम नोन पैरामीटर्स को लिख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए द लेंथ ऑफ द वायर इज, द लेंथ ऑफ द वायर इज 0.72 मीटर, नो प्रॉब्लम, ऐसा यूनिट्स में है। और जो मास ऑफ द वायर इज 5.0 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम, नो प्रॉब्लम, ऐसा यूनिट्स में है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज मास बाय लेंथ। सो मास इज 5.0 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0.72 मीटर। ओके, सो इसको हम यूज़ कर लेंगे आगे। आगे हमारे पास है टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज ऑल्सो इन SI यूनिट्स, दैट इज 60 न्यूटन। तो अभी हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इक्वल टू √T/μ। ओके, तो अब आप यहाँ T की जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए, टेंशन की जगह 60 आ जाएंगे। क्योंकि SI यूनिट्स में है इसलिए मैं यूनिट साथ में नहीं लिखूंगा और बाद में हम मीटर बाई सेकेंड लिख देंगे। तो ये म्यू आ जाएगा 5.0 क्रॉस 10⁻³ 0.72 जो है वो ऊपर चले जाएंगे, दिस इज 0.72। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम राइट पार्ट में ले चलते हैं। दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू नाउ √, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 क्रॉस 72 अपॉन 5 क्रॉस 10⁻³ और प्लस 2। ओके, सो इसको हम डेसिमल को हमने हटा दिया है 5 और ये हो जाएंगे 12 पंजे 60। अब इसके आप फैक्टर कर दीजिए, ये हो जाएंगे 12, 72 को आप लिख सकते हैं
12 क्रॉस 6 और ये -1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 60 हो जाएंगे। और इसको आप फर्दर ऐसे ले सकते हैं, इस पेयर को आप बाहर निकाल लीजिए 12, आगे √60 को आप ले सकते हैं 4 क्रॉस 15, तो यहाँ से आप 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 24 √15, राइट। अब √15 को आपको स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो पुट करना है। b इज इक्वल टू 24 क्रॉस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज 3.87 और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ये 92.95 मीटर पर सेकेंड। यू कैन राइट इट अप्रॉक्सीमेटली 93 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो तरीका रहेगा, ये हैज़ टू डिटर्मिन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा। थैंक यू।